साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा और अब हम राज्य सरकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल ये सब है, तो इनको हम पढ़ते हैं। देखो, इसके लिए हमें संविधान के छठे भाग का अध्ययन करना पड़ेगा। भाग नंबर 6। देखो, भाग में इसमें लग 6 अध्याय हैं। छठे भाग को 6 अध्याय में विभाजित किया गया है। पहले भी हम बता चुके हैं। भाग के अंदर अध्याय होते हैं, अध्याय के अंदर अनुच्छेद हो सकते हैं। हो सकता है किसी भाग में अध्याय ना हो, लेकिन कोई भी बड़ा भाग है तो फिर उसको अध्याय में भी बांट दिया गया है। तो 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय में केवल एक अनुच्छेद है, जिसका नाम भी है साधारण, जनरल, अनुच्छेद 152। दूसरा अनुच्छेद है कार्यपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक। उसके बाद है राज्य का विधानमंडल। तीसरा भाग है राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल के बाद है राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। तो राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो हैं 168 से और 212 के अंतर्गत। 168 से 212। एक, हाँ, इसके बीच में एक और आएगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां एक ही अनुच्छेद है। जैसे राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 123 पढ़ा था, वहां 1 2 3 था, यहाँ 2 1 3 है। अनुच्छेद 213। पांचवा अध्याय है राज्यों के उच्च न्यायालय। छठा अध्याय है अधीनस्थ न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231 तक, और ये है अधीनस्थ न्यायालय। ये 232 से 237 तक है। 233 से है ये, सॉरी, 232 तो अब है नहीं। जो 230, 31 और 32 में जो बातें लिखी हुई थी वो अब 230 और 31 में ही कर दी गई है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को। तो 232 में अब कुछ नहीं है, जो भी बातें थी वो अब 230, 31 में ही है। तो 233 से 237 तक। अब देखो, हम शुरू करेंगे, ये तो एक लाइन का है, यहां से कार्यपालिका से। अभी संस्कृत की सेकंड ग्रेड की एग्जाम की परीक्षा हुई, कल परसों में ही थी, 28-29 तारीख को, आज भी है। तो उसमें मैंने एक प्रश्न देखा, फर्स्ट पेपर में था, जीके वाले में, या शायद सोशल साइंस के सब्जेक्ट वाले पेपर में था। बहुत बार वो प्रश्न आता है, संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन कौन है या कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न था। तो सीधी सी बात है, जब हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो किसी टीचर पे विश्वास क्यों करते हो? कुछ अपना खुद भी रियलाइज हो जाए, कर लिया करो, खुद भी पढ़ लिया करो कि हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका में कहाँ से कहाँ तक है। भाई, कई बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं उसमें कि इसमें पता नहीं ये आएगा कि ये नहीं आएगा। अब जब हम अनुच्छेद 52 से 78 तक पढ़ते हैं, वो अध्याय है जो उस संघ की कार्यपालिका के नाम से अध्याय है। तो उसमें वो 52 से 78 है। 52 से 78 कौन कौन आता है? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद मंत्रिपरिषद हो गई। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तो होता ही है, आप लिख लेना अलग से प्रधानमंत्री। प्लस में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होते हैं।
बस ये होगी कार्यपालिका, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन है? जो अनुच्छेद 153 से 67 के बीच में आएंगे वो सब राज्य की कार्यपालिका में हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखना यहां पर कौन कौन है। तो कौन कौन आएगा? यहां पर राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल का पद होता ही नहीं है राज्यों में। और मंत्रिपरिषद हो जाएगी, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो जाएंगे, महान्यायवादी की जगह महाधिवक्ता हो जाएंगे। हो गई राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट। तो ये तो एक ढांचा है जो हमें पता होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो केवल रट्टाफिकेशन नहीं, पहले उसका बाहरी आवरण पूरा पता होना चाहिए मोटा मोटा, फिर अंदर की चीजें हमें पता हो। तो भाग 6 का अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कॉन्सेप्ट के सवाल गलत करोगे। आधे सवाल अपने आप यहीं से निकल के आ जाते हैं, आपको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। हम अपना भाग 6 संविधान का केंद्र सरकार से हम लगभग निपट लिए। हमने संसद को नहीं पढ़ा है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। हमने जो जो सिलेबस में था वो पढ़ लिया है। बाकी कुछ संवैधानिक विकास वो टॉपिक बचे हुए हैं, राजनीतिक दल वगैरह बच रहे हैं। उससे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हमारे यहाँ पर देखा है अक्सर राजस्थान से ही संबंधित या राज्य विधानमंडल से संबंधित ही आते हैं। तो सेंटर वाला हमने विस्तार से पढ़ लिया, उतना ही विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। प्रश्न जो पेपर आए हैं अभी सेकंड ग्रेड में संस्कृत शिक्षा विभाग के, उनमें पूरे के पूरे प्रश्न सारे सोल्व हो रहे हैं। कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो बाहर से आ रहे हों। तथ्यों के प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। तथ्यों के बारे में मैं पहले से भी कहता रहता हूं कि तथ्य कहीं से भी आ सकते हैं, और लगभग वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको छोड़ना ही रहता है। कुछ 1 2 4 प्रश्न पूरे पेपर में हमेशा ऐसे आते हैं कि उनको टच करते ही गलत होंगे, तो उनको छोड़ दो, उन पर जाओ मत। बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का, या हम ये कहेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का कंप्लीट हम कराएंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152, उसका जो टाइटल है वो है परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। टाइटल तो परिभाषा ही है केवल, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर राज्यों के बारे में लिखा हुआ है। केवल इतना सा लिखा हुआ है कि इस राज्य में जहां तक कुछ और बात ना हो, उन सब के अलावा कहीं स्पेशल कुछ लिख रखा है वो बात अलग है। नहीं तो राज्य का जो पद है, राज्य जो शब्द है, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। भाई जो राज्य शब्द आया, इस राज्य में जहां भी राज्य शब्द आएगा उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये प्रावधान कब किया है? जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना है 2019 में, तो तब किया है। तो आप गलत सोच रहे हो। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ही कर दिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इन राज्यों के बराबर सारे प्रावधान नहीं है। वहां पर अलग प्रावधान था, वहां अलग संविधान था। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब भी इस राज्य की परिभाषा में वो जम्मू कश्मीर नहीं बैठता था। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो हम भाग 6 पढ़ रहे हैं, भाग 6 में जो हम राज्य पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यों का ही विधानमंडल है पूरा, राज्यों के उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, राज्यों की कार्यपालिका है, राज्यों का विधानमंडल है, सारा राज्यों से संबंधित है। तो वहां पर हम जम्मू कश्मीर को उसमें ना समझें, ये लिखा हुआ है। इसके बाद कार्यपालिका शुरू करते हैं, अनुच्छेद 153। इसको साथ में लिखवा देंगे 53 के साथ ही। तो देखो, संविधान के 6ठा भाग अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका का स्पष्ट रूप से वर्णन है। ये हमें ध्यान रखना है ताकि किसी तरह की गलती ना हो। 167 बार बार गलत हो रहा है। 153 से 167 कार्यपालिका से संबंधित हैं। अब कार्यपालिका में कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी आएंगे, महाधिवक्ता आएंगे। ये सब हमें पढ़ना है 167 तक कार्यपालिका में।
राज्य की कार्यपालिका तो हो गई, यहाँ केंद्र की हमने पहले पढ़ा दी है। देखो, केंद्रीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल नाम का कोई पद नहीं होता है, केवल राज्यपाल होता है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, लेकिन वहां पर फिर राज्यपाल नहीं होता है, एक ही पद है, दो पद नहीं है। मतलब यहाँ पर डिप्टी पद नहीं है। जो हमारे राज्य का अध्यक्ष है उनके कोई भी सहायक के रूप में कोई नहीं है। तो राज्यपाल देखो दो प्रकार की भूमिका निभाता है राज्यपाल, अच्छे से याद रखना। उसकी भूमिका दोहरी है। वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर ये कहो कि कार्यकारी प्रमुख होता है, या ये कहो कि हेड ऑफ स्टेट होता है। और दूसरा, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। भाई राज्यों में राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा ही तो नियुक्ति की जाती है उसकी, तो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि भी वो राज्य में है। दोनों तरफ से, हालांकि प्राथमिकता संवैधानिक प्रमुख को देंगे, लेकिन उसकी भूमिका इस रूप में भी होती है। और हम उसको राज्य का प्रथम नागरिक भी कह सकते हैं। प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, जिले का प्रथम नागरिक जिला प्रमुख, ये सब है। अब देखो, जब संविधान सभा हमारी थी और ये सारी चीज हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो कौन सी व्यवस्था को अपनाना है, तो उस समय चर्चा थी कि राज्यपाल की जो चयन नीति है कि उसका चयन किस प्रकार से हो, उस पर बड़ी बहस हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ संविधान सभा में। और इस संबंध में बहुत सारे प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन मुख्य रूप से जो विचार हुआ वो 4 प्रस्ताव पर किया गया कि भाई चयन नीति किस प्रकार से, राष्ट्रपति को किस तरह चुना जाना चाहिए, कौन सी व्यवस्था को हम अपनाएं। तो पहला प्रस्ताव आया, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुना जाए उसको। तो इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में जनता के द्वारा अगर राज्यपाल चुना जाएगा तो शासन के 2 अध्यक्ष हो जाएंगे, चुने हुए ही 2 अध्यक्ष हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो है ही, राज्यपाल भी हो जाएगा, तो फिर अनेक समस्याएं पैदा हो जाएगी। इस पर यह भी आशंका व्यक्त की गई कि जनता के द्वारा चुना हुआ राज्यपाल किसी भी मुद्दे पर जनता द्वारा चुने हुए उस मुख्यमंत्री से इस आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है कि उसे भी तो जनता नहीं चुना है। तो किसी भी तरह से वहां पर सामंजस्य नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपने आप को हल्के में क्यों समझेगा जब जनता ने उसको चुना है। तो एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा होगा, इसलिए उससे निष्पक्ष भूमिका की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो एक निष्पक्ष निस्वार्थ मुखिया बन पाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जब चुनाव होंगे तो राजनीतिक दल से जुड़ा होगा व्यक्ति, क्योंकि फिर उम्मीदवार एक से ज्यादा होंगे, तो फिर जब उम्मीदवार होंगे तो फिर दलगत राजनीति हावी हो जाएगी। और देखो, मुख्यमंत्री अपने दल की विचारधारा के आधार पर काम करता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया है, उसको किसी दलगत राजनीति से नहीं जुड़ना, उसको तो वो देखना है कि सही गलत क्या है। भाई आप खूब देखो, हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियां होती है, ठीक है, जनता का हित करना नीतियां होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधारा होती है। जिस दल का मुख्यमंत्री होता है वो अपने हाईकमान के आधार पर ही चलता है, अपनी पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाता है। राज्यपाल से ये चीजें नहीं, भाई जो राज्य का अध्यक्ष है उससे हम ये नहीं सोचेंगे उनके बारे में कि वो किसी राजनीति से जुड़े रहे। दूसरा जो ऑप्शन आया कि भाई उनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हो, उसमें था कि राज्य विधायिका के जो सदस्य है वो उसका चुनाव करें। राज्य की जो विधायिका है, विधायिका का मतलब विधानमंडल, तो राज्य की विधायिका के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाए।
इसको भी नकार दिया गया। क्यों नकारा? क्योंकि विधायिका के सदस्यों ने राज्यपाल का अगर चुनाव किया तो फिर बहुमत वाले दल जो हैं उसके आधार पर ही राज्यपाल चलेगा, उनके कठपुतली बनकर रह जाएगा, उनके हाथ का खिलौना बनकर रह जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ हल निकल के नहीं आया। तीसरा विकल्प ये आया कि राज्य की विधायिका का जो निचला सदन है यानी विधानसभा है, वो कुछ नाम सुझाए, एक पैनल बना दे कि इनमें से राष्ट्रपति चुने। राज्य की विधायिका का निचला सदन यानी विधानसभा द्वारा एक पैनल के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव करे। भाई विधानसभा एक पैनल तैयार कर दे और उसके आधार पर राष्ट्रपति, कुछ व्यक्तियों का एक समूह जो ये तय करे और उसके आधार पर फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर दे। तो इसको भी नकार दिया क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने ये कहा कि यदि राष्ट्रपति को एक पैनल में से ही राज्यपाल का चुनाव करना है तो फिर उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, वो उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो ये तीनों विकल्प नकार दिए। चौथे विकल्प पर चर्चा की गई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, इसको हमने अपना लिया। इसके कई कारण थे। चौथा विकल्प ये था कि जो कनाडा में जिस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है वहाँ पर, उसी प्रकार भारत में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। तो बात यह कि ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारी और संसदीय प्रणाली में एक तरह से सामंजस्य पैदा करता है या सामंजस्य स्थापित करता है। जो चुनौतियां बनती है, देखो हमने संघात्मक और संसदीय दो प्रणालियों को अपना रखा है, तो इन दोनों को अपनाने से कुछ चुनौतियां भी आती है सामने। उनका सामना करने में बेस्ट विकल्प यही था। तो संविधान सभा ने गहरे विचार विमर्श के बाद चौथे विकल्प को चुना और इस आधार पर एक तरह से निर्वाचित राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाना स्वीकार किया। इसके पक्ष में कुछ तर्क थे, जो तर्क विशेषकर यही थे कि भाई ये तो जो राज्यों की संसदीय प्रणाली है उसके बिल्कुल अनुरूप है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होती है, मंत्रिपरिषद होती है, जो कि विधानमंडल का जो लोकप्रिय सदन होता है विधानसभा, उसके प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा, वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका ही हो सकता है। इसलिए राज्यपाल का सीधा चुनाव करना संसदीय व्यवस्था के विपरीत होगा। तो इसको नियुक्त कर दिया जाए तो वो नाम मात्र का रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके चुनाव पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नाम मात्र का ही है। अगर राज्यपाल निर्वाचित होगा तो वह अपनी नाम मात्र की भूमिका जो उसकी होगी उस तक सीमित नहीं रहेगा। वो मनोनीत राज्यपाल तो नाम मात्र की भूमिका से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वो नहीं रहेगा। भाई जिसको मनोनीत किया है वो तो एक तरह से कुछ नहीं किया, उसने तो हाई कमान या जो भी है केंद्र सरकार ने मनोनीत कर दिया तो वो नियुक्त हो गया। उसको तो एक तरह से वो सम्मान मिला है, वो पद मिला है फ्री में, तो वो उसी से खुश हो जाएगा। वो उस पर कोई भी बहिष्कार नहीं करेगा, टांग नहीं अड़ाएगा, कुछ भी नहीं। तो अगर राज्यपाल चुनकर आएगा तो मुख्यमंत्री के साथ फिर उनकी दिक्कत होगी आपस में। दूसरा कारण यह था कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली भी अपनाई है, और हमारी संघात्मक शासन प्रणाली हमने देखी है कि केंद्र की तरफ झुकी हुई है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से अपनाई जाए तो राज्यों के पास बराबर शक्ति हो या राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन भारत में संघीय प्रणाली तो अपनाई है, लेकिन केंद्र की ओर झुकी हुई है। और अगर राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होगा तो फिर यह आशंका रहेगी कि संघ सरकार जो है, संघ मतलब केंद्र सरकार, उसकी वो जो राज्य की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहता है तो वो नहीं रख पाएगा। आज हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल को प्रत्येक राज्य में मनोनीत करती है, एक तरह से नियुक्त करती है राष्ट्रपति के माध्यम से।
तो वो केंद्र का एक तरह से वो भूमिका निभाते हैं अपनी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, और कोई भी दिक्कत आती तो वहाँ आगे भी बात पहुंचाते हैं कि यहाँ पर अब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। वो भूमिका होती है उनकी। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करेंगे तो फिर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। ऐसे में देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था, क्योंकि राज्यपाल जो राज्य का मुखिया है वो भी, और जो सरकार का मुखिया, दोनों मान लो निर्वाचित होते हैं, केंद्र का उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एकता और अखंडता को खतरा हो सकता था। कल को कह दे वो कि हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, अगर केंद्र का नियंत्रण ही नहीं है। तो आज तो नियंत्रण है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इससे संबंधित नियुक्ति पर काफ़ी आलोचनाएं भी की गई है, और आप भी कर सकते हो आलोचना, कमी तो निकाल ही सकते हो कोई किसी भी पद्धति में। लेकिन एक विचारक है पायली, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार की नियुक्ति की जो पद्धति संविधान निर्माताओं ने अपनाई है वो प्रारंभ में सोची गई बहुत सारी पद्धतियों से कहीं उत्तम है, और उनका कोई भी दोष इसमें नहीं है। उस समय जो परिस्थितियां थी उन्होंने ये बेस्ट चुना है विकल्प। तो अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा आप ये समझो, राज्यपाल का पद कनाडा की तर्ज पर अपनाया गया है, और जिसमें राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जबकि अमेरिकी मॉडल में हम देखते हैं कि राज्यपाल सीधे जनता द्वारा नियुक्त होता है। तो 53 बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखो, पहले तो आप ये लिखना चाहो तो आप लिख लो तो ठीक रहोगे, क्योंकि आपके याद होना चाहिए सारी चीजें। भाग 6 साधारण 152 नंबर 2, ये अध्याय है, ध्यान रखना, चैप्टर बोलते हैं इंग्लिश में। भाग यानी पार्ट 6। पार्ट 6 में 6 ही चैप्टर हैं। अध्याय या चैप्टर 6 है। पहला चैप्टर है साधारण, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा राज्य का विधानमंडल, चौथा राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सारे के अनुच्छेद लिख लेना, सबको याद कर लेना। अब हेडिंग डालो, या तो अध्याय 1 लिख लो। अध्याय 1 का नाम है साधारण, और फिर हेडिंग डालो अनुच्छेद 152, और अनुच्छेद 152 में परिभाषा लिखी हुई है, तो उसमें लिखो, इस भाग में राज्य पद में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। इस भाग में राज्य पद में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। हालांकि आज तो वैसे भी वो किसी प्रकार का भी राज्य नहीं है, लेकिन जब वो राज्य था तो भी इस राज्य की कैटेगरी में वो नहीं था, ध्यान रखना। अर्थात राज्यों के संगठन में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। और यहां लिख सकते हो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, उसमें ये किया गया था। अब अध्याय 2। अध्याय 2 का हेडिंग डालो कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। उसमें आप लिखना शुरू करो, संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल हैं। नेक्स्ट, एक नोट लगा के लिखो, नोट, केंद्रीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल नाम का कोई पद नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट होता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ध्यान रखना, ये जो अध्याय 2 की ये बातें लिखवाई, ये हमने अपने मन से लिखी, कहीं ऐसे के ऐसे कहीं संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है।
तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल का पद कनाडा की तर्ज पर अपनाया गया है, जिसमें राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि अमेरिकी मॉडल में राज्यपाल सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 152 और कुछ राज्यपाल की भूमिका, कार्यपालिका की भूमिका। अब हम जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल, उसको पढ़ते हैं। राज्यों के राज्यपाल, हेडिंग डालो, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। भाई सीधी सी बात है, जहां होगा लिखा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मतलब होगा का मतलब होगा, फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये कंपलसरी प्रावधान है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर इसी अनुच्छेद में एक बात और लिख दी है कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। 7वां संविधान संशोधन किया जब 1956 में, तो देखो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में आएंगे, 42वां, 44वां, 7वां, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो 7वें संविधान में संशोधन से ये कर दिया था। इसका मतलब यही है कि एक राज्य का जो राज्यपाल, उसको किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं, मतलब दूसरे राज्य का प्रभार भी उसको दे सकते हैं, दूसरे का, तीसरे का या केंद्र शासित प्रदेश का उसको प्रभार दे सकते हैं। उसको जो ये अनुच्छेद 153 है, ये उसको नहीं रोकेगा कि भाई नहीं एक का ही है, इसको दूसरे का मत बनाओ। तो वो इसका अर्थ यही है, यानी किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। इन सब का ये अर्थ निकाला जा सकता है, यानी किसी राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसको उसी राज्य में या फिर दूसरे राज्य में दोबारा भी नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज का कहीं वर्णन नहीं किया है कि उसको दोबारा नहीं चुना जाएगा। तो ये वर्णन नहीं कर रखा है, तो फिर सीधी सी बात है उसको चुना जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 में लिखो हेडिंग राज्यों के राज्यपाल, और फिर अनुच्छेद 153 उसमें लिखो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो कि भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है, इसका मतलब ये है। फिर अगली लाइन में लिखो परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को, इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल, दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी, नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। ब्रैकेट में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें लिख लो। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154।
अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स, पावर ऑफ स्टेट। तो इसमें जो पहला खंड है 154 का, वो ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो जो है वो राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग वो करेगा। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राज्यपाल में। इसका प्रयोग वो कैसे करेगा? या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो इसका प्रयोग करेगा। ध्यान रखना, अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्री भी होते हैं, वो सब अधीनस्थ ही की श्रेणी में आते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होता है वो मुख्यमंत्री का ही विशेष अधिकार है, राज्यपाल का नहीं है। राज्यपाल केवल मंत्रियों को नियुक्त करता है, किसको मंत्री बनाना है ये मुख्यमंत्री खुद तय करता है और उसको कौन सा प्रभार देना ये भी मुख्यमंत्री तय करता है। तो ये ध्यान रहे प्रश्न किस तरह का आता है, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हम आधी चीजों को लिखवाते हैं, व्यवहार में कुछ बताते हैं, सारी चीजें राज्यपाल के नाम से हो रही, शक्ति सारी मुख्यमंत्री में है। तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होना, रिकॉर्ड में ज्यादातर काम है वो सारे के सारे राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं। राज्यपाल अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा काम कराता है तो मंत्री परिषद के माध्यम से कराता है। रिकॉर्ड का मतलब तो ये है, बाकी वास्तविक शक्ति आपको पता ही है मुख्यमंत्री में और उसकी मंत्री परिषद में ही होती है। ये सारी चीजें हम जहां जहां स्पेशल होगा वहां लिखवाते चलेंगे। तो पहला खंड हो गया। दूसरा खंड ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात है वो किसी विद्यमान विधि जो है वर्तमान में, कोई भी वर्तमान में प्रचलित विधि है उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को, अथॉरिटी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। यानी किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य राज्यपाल को स्थानांतरित नहीं होंगे। सीधी सी बात यह है, इसको अच्छे से समझो। परिभाषा इसकी जो भाषा लिखी कठिन है, समझ लो। इसका मतलब है कि यदि किसी मौजूदा कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण जैसे कोई भी अधिकारी है, संस्था है, कोई संगठन है, उसको विशेष कार्य या शक्तियां दे दी है तो राज्यपाल को वो चीजें नहीं सौंपी जाएगी। यानी ऐसे कार्य जिनका उल्लेख संविधान या कानून में किसी अन्य प्राधिकरण के लिए किया गया है। भाई कोई भी कार्य जिसमें संविधान में लिखा है या फिर कानून बना दिया, संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने कानून बना दिया कि वो काम वो फला आदमी करेगा, वो अधिकारी करेगा, वो कलेक्टर करेगा, वो काम उस एसपी का है, तो उन्हें राज्यपाल नहीं ले सकता अपने हाथ में। एक तरह से राज्यपाल पर प्रतिबंध है। भाई देखो, उदाहरण से समझो, यदि कोई पुलिस अधीक्षक है, एसपी है या जिला कलेक्टर है, उनको किसी कानून के तहत कोई अधिकार दिया गया है तो वे कार्य फिर राज्यपाल अपने पास नहीं ले सकता। एक तो इसमें यह बात लिखी है। दूसरे खंड में यह भी लिखी है कि राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी इस अनुच्छेद की कोई बात। मतलब क्या है? यानी इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को नहीं रोकेगी, राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी। क्यों? किस लिए? कि राज्यपाल के अधीन कोई भी प्राधिकारी है, उसको कानून बनाकर कोई भी कार्य करने से नहीं रोकेगी। मतलब संसद और राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर, पहले खंड में वर्तमान विधि जो चल रही है उसके बारे में था। ये दूसरे खंड का जो बी पार्ट है उसमें यह है कि वर्तमान में कोई भी विधि नहीं है, लेकिन संसद या राज्य का विधानमंडल कोई नया कानून बनाकर किसी व्यक्ति को कोई भी काम सौंप सकती है। मतलब राज्यपाल के अधीन कोई भी प्राधिकारी, बस पूरा राज्य तो राज्यपाल के अधीन ही तो होता है, तो संसद या तो केंद्र की या हमारे इस राज्य की विधानमंडल जो है वो कानून बनाकर किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप सकता है। वो काम फिर राज्यपाल के पास नहीं जाएंगे, राज्यपाल उनको रोक नहीं सकता। एक तरह से राज्यपाल के हाथ बांधे हैं यहां पर कि वो मालिक ना बने हर चीज का। संसद, क्योंकि संसदीय प्रणाली है तो मुख्य जो पावर है मंत्रिमंडल और संसद या विधानमंडल में है,
तो यहाँ पर राज्य, इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल है, इसमें जो भाषा लिखी है, तो उससे ये समझना कि राज्यपाल को एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है, यानी एक तरह से ये प्रावधान राज्यपाल को रोकता है कि कानून बनाने वाली संस्थाएं जो हैं, संसद है, राज्य के विधानमंडल है, उनकी शक्ति को आप फिर बाधित मत करो। और इस प्रावधान का जो उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि राज्यपाल संविधान और कानून द्वारा जो निर्मित सीमाओं के भीतर ही रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, संसद और राज्य विधानमंडल के जो अधिकार है उनको बनाए रखें, वे अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य सौंप सकते हैं, प्रशासनिक कुशलता सुनिश्चित कर सकते हैं, आप उसमें टांग मत अड़ाओ। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था बनी रहे जिसमें वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उनकी मंत्री परिषद में ही होती है। ये थोड़ा सा जटिल है, इसको समझ लेना अच्छे से। परिभाषा मैं भी जटिल ही लिखवाऊंगा, जो इसकी भाषा रहेगी वो जटिल ही लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नों में, परीक्षाओं में आजकल ये भाषाएं आने लग गई है। तो हमने समझा दिया है सरल भाषा में, लिख लो इसको जटिल भाषा में, और फिर अपनी भाषा में लिखना चाहो तो उसको लिख लेना जैसे मैंने समझाया है। देखो, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 154, 1 नंबर डाल के लिखो। इसमें लिखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नोट डाल के लिखो, अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्री भी शामिल हैं। नेक्स्ट, एक नोट और डाल लो, ध्यान रहे मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, राज्यपाल का नहीं। अब 2 नंबर डालो, 2 नंबर डाल के लिखो, इस अनुच्छेद की कोई बात, और फिर ए लिखो या कै लिखो। 2 नंबर, फिर लिखो, इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात, और फिर लिखो ए लिखो, या हिंदी में लिखो तो कै लिख लेना, जो भी आप लिखना चाहो। इस अनुच्छेद की कोई बात मतलब अनुच्छेद 154 की कोई बात। ए में लिखो, किसी विद्यमान विधि द्वारा, विद्यमान जो वर्तमान में लागू है उस विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य या कार्य, फंक्शंस शब्द का प्रयोग किया इंग्लिश में, कृत्य राज्यपाल को अंतरित मतलब ट्रांसफर, हस्तांतरण, राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। अर्थात किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य राज्यपाल को स्थानांतरित नहीं होंगे। सरल भाषा में लिख लो, अर्थात किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य राज्यपाल को स्थानांतरित नहीं होंगे। अब लिखो बी या ख, एक ही लिख लेना, अब जो भी लिखो, बी लिखो या ख लिखो, ये तो दोनों पर ही लागू रहेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात, इसमें भी जब यहां से हम पढ़ना शुरू करें तो ये लाइन को पहले पढ़ें, दूसरा जो पढ़ना शुरू करे तो पहले इसी लाइन को पढ़े, इस अनुच्छेद की कोई बात, या सीधा इसमें लिखना चाहो दोबारा लिख लो, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद या राज्य विधानमंडल को, कोमा, राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से नहीं रोकेगी। अर्थात में और लिख लो फिर, अर्थात यानी इसको साधारण भाषा में लिख लो, संसद या राज्य विधानमंडल राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान कर सकते हैं, विधि द्वारा कृत्य प्रदान कर सकते हैं। अगला टॉपिक, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो अनुच्छेद 155 में इसका अध्ययन करेंगे हम। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। हस्ताक्षर और मुद्रा मतलब सील, स्टाम्प लगाएगा उस पर, अपने हस्ताक्षर करेगा और अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अधिपत्र मतलब वारंट जारी करेगा, तो उसके द्वारा यानी राज्यपाल को नियुक्त करेगा। और वैसे आप जानते ही हो कि भाई नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती है। तो अनुच्छेद 155 को बिल्कुल अच्छे से देखो, इनकी जो एक एक लाइन है ना, एक एक वर्ड है, यहाँ हम ऐसे लाइन और वर्ड शब्दों पर बहुत अच्छे से फोकस करना, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। प्रश्न का जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है वो इन छोटी छोटी बातों के लिए घुमा देता है। जैसे मान लो आप ये ध्यान रखना, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यानी स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में वारंट जारी करेगा, अधिपत्र जारी करेगा, तथा राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि वो नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये निकलता है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और अधिपत्र का मतलब वारंट, तो कई बार हिंदी में ही वारंट लिख देते हैं और आप अधिपत्र याद करके रह जाओ। तो इंग्लिश भी आपको थोड़ी थोड़ी इनकी जो कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड है उनका पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अधिपत्र जारी किया जाता है और यह अधिपत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और आधिकारिक जो मुद्रा होती है, सील होती है, उसके साथ जारी होता है, जो राज्यपाल की नियुक्ति को वैध और आधिकारिक रूप से बनाता है। तो ये प्रावधान है। वैसे आपको अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति हो या कोई भी मामला हो, उसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे काम करता है। कुछ काम है जो विवेकाधीन है, बाकी सारे ही तो वो मंत्रिपरिषद के अधीन या उनकी सलाह पर करता है। अधीन तो कहना ठीक नहीं है। तो सीधा सा यहाँ पर अनुच्छेद 74 का पहला पॉइंट याद रखो आप। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मतलब बाध्य है वो कर, ये जो अनुच्छेद 74(1) है वो राष्ट्रपति को बाध्य करता है। व्यवहारिक रूप से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि भाई जो राज्यपाल होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होगा। अर्थ तो यही लगा सकते हो आप। परिभाषा क्या लिखनी है वो आपको हम लिखवा देंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर इसमें यह पूछ लिया जाए कि क्या वो अपना स्वतंत्र है इस मामले में, नहीं। आप व्यवहारिक राजनीति को भी समझा करो कि केंद्र सरकार राज्यों में क्या क्या करती है, कैसे कैसे राज्यपालों को बदलती है, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो पूरा खेल प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का ही होता है। अब एक मामला आया था राज्यपाल रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत। रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत 1979 का मामला है, राजस्थान का मामला है। देखो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ थी। उसके अनुसार राज्य में उन्होंने कहा, पीठ ने कहा कि राज्य में राज्यपाल का पद ना तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और ना ही केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार है। ये तो एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। ये राज्यपाल के पद की परिभाषा दी गई है राज्यपाल रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत मामले में 1979 में। यानी राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है,
केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन वास्तविक रूप में राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है। वो तो कुछ परिस्थितियों में ही करता है प्रतिनिधि का काम, वास्तव में उसकी भूमिका क्या है, राज्य का प्रमुख है वो। तो रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद मामला 1979 में ही एक बात और कही कि अनुच्छेद 319 घ, अनुच्छेद 319 डी या घ, जो भी आप लिखना चाहो, उसका प्रतिषेध भी राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। यानी लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के बाद राज्यपाल बन सकता है। देखो जो अनुच्छेद 319 डी क्या कहता है, इसको आप पढ़ोगे तो मिलेगा कि किसी राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसका जो सदस्य है वो क्या क्या कर सकता है, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। जब वो वहां से जाने के बाद कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे मान लो हमारी आरपीएससी है, उसके जो मेंबर होते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं इस पद को त्यागने के बाद, तो उसमें वो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं, अपने ही राज्य में वो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या दूसरे किसी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा, किसी रोजगार का पात्र नहीं होगा। तो रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद मामले में कहा कि भाई इस पर राज्यपाल वो प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वो जो प्रतिबंध लगा रखे हैं। राज्यपाल कोई रोजगार नहीं है, सेवा का पद है ये। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो राज्यपाल बन सकता है, उस पर यह प्रतिबंध नहीं है। हेडिंग डालो, लिखो अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 155 इसमें आप लिखो राज्य के राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मुद्रा को ब्रैकेट में सील लिख लेना, बेशक कंफ्यूज हो जाओगे आप, मुहर, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, अधिपत्र के ब्रैकेट में वारंट लिख लो, अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। आगे लिखो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ये 55 तो खत्म हो गया था यहीं पे। अब जो ये राष्ट्रपति प्रधान लिखवा रहा हूं अलग से, वो 55 में नहीं है, 55 में जो लाइन लिखवा दी वही है। ये जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ये कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हो पूरे संविधान में। ये तो उस 74(1) की परिभाषा से ही निकलता है। तो लिखो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अब लिखो राज्यपाल, इन्वर्टेड कोमा में लिख लो, राज्यपाल रघुकुल तिलक बनाम, या राज्यपाल और लगा लेना आगे, राज्यपाल रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत, तिलक बनाम हरगोविंद पंत 1979 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के अनुसार या संवैधानिक पीठ के अनुसार राज्य में राज्यपाल का पद न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और ना ही केंद्र सरकार के अधीन रोजगार है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। नेक्स्ट लिखो, अर्थात राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन, संघीय शासन मतलब केंद्र सरकार, संघ के शासन या केंद्र सरकार, लेकिन राज्य में केंद्र शासन, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक रूप में राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है। नेक्स्ट,
रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत 1979 के मामले में ही यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 319 डी या घ का प्रतिषेध राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने कार्यकाल के बाद राज्यपाल बन सकता है। अपनी जानकारी के लिए अनुच्छेद 319 डी लिखना चाहो कि इसमें क्या लिखा है वो भी लिख लो। 319 डी लिख के लिखो, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा इस राज्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का मतलब रोजगार, अन्य रोजगार का पात्र नहीं होगा। ये तो हो गया अनुच्छेद 155। 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में राज्यपाल से संबंधित बातों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।